24 फरवरी 1948 को जन्मी भारतीय राजनीतिज्ञ तथा तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री जयललिता, जिनके नाम का ही अर्थ है विजय देवी दुर्गा, तलाइवी यानी कि क्रांतिकारी नेता के नाम से जानी जाती है। वे 1951 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 2016 में छठी बार तमिलनाडु में उन्होंने अंतिम बार सत्ता की कमान संभाली। आज मैं आपको उन्हीं तलाइवी के बारे में बताऊंगी। जयललिता को तमिलनाडु के लोग अम्मा और माँ कहकर भी पुकारते थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष के साथ बीता। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को एक ब्राह्मण परिवार में मैसूर राज्य में हुआ था। उनके दादाजी उन दिनों मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। वे सिर्फ जब 2 साल की थी तो उनके पिता जयराम उन्हें मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे। पति की मृत्यु के पश्चात उनकी माताजी उन्हें अपने माता पिता यानी कि जयललिता के नाना नानी के घर बेंगलोर लेकर चली गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले बेंगलोर और बाद में चेन्नई में हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका बचपन संघर्षों में बीता। वे पढ़ाई में बहुत तेज थी, क्लास में हमेशा आगे रहती थी। वे एक वकील बनना चाहती थी। जब वे पढ़ रही थी, सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने 1961 में एपिसल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। वे पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई थी। उन्होंने तमिल सिनेमा में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उनकी ज्यादातर फिल्में शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन के साथ की। एमजीआर और जयललिता के संबंधों में लोगों ने कई बातें बनाई। इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनके संबंध प्रेमियों से कहीं बढ़कर भी थे, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव और अविश्वास की लकीरें भी बहुत आई। जयललिता जी एमजीआर को अपना मेंटर मानती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वे अपने मेंटर और कहे गए प्रेमी एमजी रामचंद्रन से बुरी तरह रूठ गई। जब जयललिता दक्षिण भारत की सुपरस्टार बन गई, तब एमजीआर ने जया की जगह किसी और हीरोइन के साथ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी, तो उनमें मतभेद शुरू हो गए और जयललिता जी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार शोभन बाबू के प्रेम में पड़ गई। जया शोभन बाबू से बेइंतहा प्यार करती थी। वह उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन शादीशुदा होने के कारण शोभन बाबू ने उनसे शादी करने से मना कर दिया और जया जी को एमजीआर के पास वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जयललिता के जीवन में जो भी पुरुष आए, वे उन्हें पूर्णता नहीं दे सके। एक असुरक्षा की भावना हमेशा उनके अंदर पूरी जिंदगी रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे एमजीआर को अपना मेंटर मानती थी, उनकी हर बात मानती थी। उन्हीं के कहने पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वैसे तो एमजीआर 1977 और 1987 के बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, किंतु एक महिला होने के कारण शुरुआत में जया को राजनीति ने कभी नहीं अपनाया। अब वे भी एक दुर्गा का रूप थी और अपने नाम के समान थी। इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने 1982 में अपना राजनीतिक करियर शुरू कर दिया। वे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा केजांग पार्टी से जुड़ी। 1983 में एमजीआर ने जयललिता को पार्टी का सचिव नियुक्त किया और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 1984 में जयललिता ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। अभी उनकी जिंदगी में कामयाबी और खुशियां आ ही रही थी कि 1987 में उनके मेंटर एमजीआर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में जयललिता जी को बताया नहीं गया, क्योंकि एमजीआर का परिवार जयललिता को पसंद नहीं करता था। जब जयललिता को उनकी मृत्यु की खबर मिली, उन्होंने एमजीआर के ड्राइवर को फोन करके इस बात की पुष्टि की कि क्या सही में ही एमजीआर की मृत्यु हो गई है। जब उन्हें कंफर्म हो गया तो वह उनके घर पहुंची। पहले तो किसी ने भी जयललिता को अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। आखिर में जब दरवाजा खुल गया तो किसी ने यह नहीं बताया कि एमजीआर का शव कहाँ रखा है। बाद में उन्हें पता चला कि एमजीआर को
पिछले दरवाजे से राजाजी हॉल में ले जाया जा रहा है। जया जी अपनी गाड़ी से वहां पहुंची और किसी तरह एमजीआर के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई। आपको यह बात सुनकर बहुत ही हैरानगी होगी कि एमजीआर के शव के पास खड़ी जयललिता की आंखों में आंसू नहीं निकले। वे 2 दिनों में 21 घंटों तक एमजीआर के शव के पास खड़ी रही। इस दौरान एमजीआर की पत्नी के समर्थक ने जानबूझकर आते जाते उनके पैर को कुचला, जिससे जयललिता घायल होकर वहां से चली जाए, लेकिन जयललिता टस से मस नहीं हुई। जब एमजीआर के पार्थिव शरीर को शव वाहन पर ले जाया गया, जयललिता उनके पीछे दौड़ रही थी। तब एक सैनिक ने हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर आने में मदद की, लेकिन एमजीआर की पत्नी के भतीजे ने जयललिता को धक्का देकर गिरा दिया और जयललिता वहां से वापस लौट आई। अक्सर लोग महाभारत की द्रौपदी की बात करते हैं कि उन्होंने अपने चीरहरण यानी कि अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोएंगी, वह अपने बाल नहीं बांधेगी। सीएम जयललिता ने भी 1989 में एक प्रतिज्ञा ली थी। जब तमिलनाडु की विधानसभा में करुणानिधि बजट पेश कर रहे थे, तब जयललिता ने स्पीकर से कहा कि करुणानिधि के उकसाने पर पुलिस उनके फोन को टैप कर रही है और इस बात पर बहस होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उस दिन बजट पेश होने वाला था। लेकिन एआईएडीएमके नेता इस बात पर गुस्सा हो गए और स्पीकर के सामने हल्ला मचाने लगे। बहस ज्यादा बढ़ गई और बजट फाड़ दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन इसके बाद जैसे ही जयललिता सदन से निकलने के लिए तैयार हुई, डीएमके के एक सदस्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने उनकी साड़ी इस तरह से खींची कि उनका पल्लू गिर गया। जयललिता सबके सामने जमीन पर गिर पड़ी और उसके बाद कसम खाई कि यहाँ तभी कदम रखेंगी जब वह जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी। इसके बाद 1991 में जयललिता सीएम बनकर ही विधानसभा भवन पहुंची। 1991 में पहली बार और 2016 में छठी बार और आखिरी बार उन्होंने सत्ता की कमान संभाली। दुनिया के संघर्षों ने उन्हें निष्ठुर और निर्मम लोह महिला बना दिया था। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। जया 22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पार्थिव शरीर को जलाया नहीं गया, उसे दफना दिया गया, क्योंकि उन्होंने द्रविड़ आंदोलन अपनाया हुआ था, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे और उनको जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। वे एक ऐसी महिला थी जो पैसा, ग्लैमर, सत्ता व राजनीति के हर खेल की माहिर खिलाड़ी बन गई थी। सिनेमा जगत में और राजनीति जगत में हमारा देश अम्मा जयललिता का संघर्ष और योगदान कभी नहीं भूलेगा।